guys, welcome to Flamboyant Law. So my first topic is BNSS, which you all might think is the most difficult subject of law, but I'll try to make it easier for you. So let's begin. BNSS कब enforce हुआ था? It was enforced on 25th December 2023 एंड कब इनैक्ट हुआ था? 1 जुलाई 2024. इन्फोर्स मतलब जब इसको प्रेसिडेंट का, लोकसभा, राज्यसभा इन सबका अप्रूवल मिल गया था, असेंट मिल गया था. डेट ऑफ इनैक्टमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 मतलब जब इंडिया में लागू हुआ था ऑब्वियसली. अब मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रक्चर क्या है इसका? 39 चैप्टर्स हैं, 531 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं. ये 2 शेड्यूल्स किन सब चीज़ों की बात करते हैं? फर्स्ट शेड्यूल बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड सेकंड शेड्यूल बात करता है फॉर्म्स. इसके हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे. तो इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है? बीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये समझ लो. बीएनएसएस बोल दिया तो मतलब आधे लोगों को तो फुल फॉर्म ही नहीं पता होता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. कंफ्यूज मत हो जाना बीएनएसएस बीएनएस में. सो बीएनएसएस का फुल फॉर्म है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो चैप्टर 9, 11 एंड 12 ये तीनों चैप्टर्स हैं जो हर जगह ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होते हैं. बाकी इनके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होते हैं. अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 6 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो असम है, नागालैंड है और जो भी ट्राइबल एरियाज हैं अपने इस साइड के, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो वो जो स्पेशल प्रोविजंस है ना, उनकी कल्चरल जो भी ट्रेडिशंस हैं उनको सेव करने के लिए दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं. उनको सेव करने के लिए वो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं. तो ये एक्ट अप्लाई वहाँ नहीं होता है. बट स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इस या तो ये पूरा एक्ट अप्लाई कर देगी या इसका कोई पार्ट अप्लाई कर देगी किसी भी एरिया में या फिर पूरे एरिया में. अब आप अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको कोई बताता नहीं है. ये 21 जनवरी 1972 ये दिया गया है कि असम की जितनी भी जो भी टेरिटरीज है ना, वो ट्राइबल एरिया कब कंसीडर होंगी? असम की जो भी टेरिटरीज हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी. तो वो टेरिटरी कौन कौन सी होंगी? अब क्या हुआ था, जो 21 जनवरी 1972 है ना, उसमें आसाम और शिलोंग अलग अलग हो गए थे. तो पहले आसाम का जो कैपिटल था वो मेघालय था. अब शिलोंग का कैपिटल मेघालय हो गया और आसाम का दिसपुर हो गया. ये 21 जनवरी को हुआ था. तो इसलिए जो जो आसाम की ट्राइबल एरियाज है ना, जो जहाँ पर ये एक्ट एग्जेम्प्टेड है, तो वो तब के ट्राइबल एरियाज होंगे जो 21 जनवरी से पहले 6 शेड्यूल में लिखे गए थे, और जो शिलोंग में चले गए हैं वो नहीं होंगे. सो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज. तो देखो, बीएनएसएस, बीएनए, इधर सब अब ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात की गई है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक मोड बहुत ही यूज़फुल होते हैं. सर्च करना है, सीजर एविडेंस वगैरह कलेक्ट करना है तो फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेते हैं आजकल तो पुलिस ऑफिसर. तो ये सब आजकल बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए इसको तवज्जो दिया गया है अपने इन सेक्शंस में, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जैसे एविडेंस प्रोड्यूस होते हैं तो कोर्ट के पास अथॉरिटी तो होनी चाहिए उन एविडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए. तो इसलिए अब ये सब चीज़ें आई हैं अपने एक्ट में. अब बेल क्या होता है? बेल का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी पुलिस कस्टडी से या कस्टडी ऑफ लॉ, मतलब किसी की भी कस्टडी से, चाहे वो मजिस्ट्रेट की हो, पुलिस की हो, कस्टडी से अगर कोई भी अक्यूज पर्सन, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, अक्यूज्ड जिस पे कोई आरोप है या फिर सस्पेक्टेड पर्सन बेल पे रिलीज हो जाता है, उसको बोलते हैं, कस्टडी से रिलीज हो जाता है उसको बोलते हैं बेल. कि वो बेल पे रिलीज हुआ ऐसा बोलते हैं. उस पर कोई कंडीशंस लगाई गई होती हैं कि यार आप विक्टिम की एरिया में नहीं जाओगे, ऐसी कोई भी कंडीशन लगा सकता है पुलिस ऑफिसर. तो कुछ कंडीशंस इंपोज करके किसी भी पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड. अब पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है आगे बढ़ते हैं. बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं. मैंने आपको बताया था क्लास फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस व्हिच इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल. तो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल ऑफेंसेस दिए गए हैं. बेलेबल ऑफेंसेस का सिंपल आप अगर मीनिंग, बेसिक मीनिंग देखेंगे तो बेलेबल ऑफेंसेस आर द ऑफेंसेस जहां आपका बेल का राइट है. नॉन बेलेबल में भी आपको बेल मिल सकती है बट वो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है. यहाँ आपका बेल राइट है एंड द कोर्ट शैल गिव यू बेल. नॉन ऑफेंसेस में कोर्ट मे गिव यू बेल, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है. इसमें कोर्ट का राइट, आपका राइट है कि आपको बेल मिलनी चाहिए. ज़्यादा सीवियर ऑफेंसेस नहीं होते हैं, ज़्यादा हीनियस क्राइम्स में जो जो बेलेबल होते हैं वो हीनियस क्राइम्स नहीं होते हैं जनरली. सो अब बेल बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पर हमने पढ़ा था
बेल बॉन्ड क्या होता है? जहाँ पर एक श्योरिटी को आप लेके आते हो कि पुलिस एक श्योरिटी को बुलाता है, वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कोई भी आपकी सोसाइटी का आदमी, कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी, कि मैं आपको बेल पे तो छोड़ रहा हूँ, पुलिस ये बोलती है बेल पे तो छोड़ रहा हूँ, पर आपको श्योरिटी लाना पड़ेगा। श्योरिटी क्या बोलता है कि आप जिस भी डेट को मुझे बुलाओगे तो मैं उस टाइम हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तो ये श्योरिटी आपकी गारंटी देता है। और बॉन्ड क्या होता है कि आप पर्सनली खुद की गारंटी लेते हो कि हाँ भाई आप जिस डेट पे मुझे बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने, आप पर्सनली बोल रहे हो, इसमें श्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी ऑफेंस आपने करा तो वो चार्ज है। अब इसका क्या मतलब है? चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। मोर हेड्स देन वन मतलब एक ही आपने ऑफेंस में काफ़ी सारे ऑफेंसेस कर दिए। मतलब आपने किसी के घर में घुसे चोरी करने, अब आपने वहाँ ट्रेसपास भी कर दिया, आपने वहाँ उसको डंडे से मार भी दिया, जो विक्टिम था उसको डंडे से भी मार दिया, आपने ट्रेसपास भी कर लिया, आपने थेफ्ट भी कर लिया। तो इतने सारे आपने ऑफेंसेस कर लिए ना एक ही जने ने, तो मोर देन वन हेड ये होता है। अब हाई कोर्ट वगैरह का डेफिनेशन तो तुम ही पढ़ लेना। हाई कोर्ट क्या होता है कि किसी भी स्टेट का सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी वाला कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील जो एक स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी में होता है, वो हाई कोर्ट होता है। ठीक है। अब कमिंग ऑन टू इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है? देखो दो चीज़ें होती है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करती है। तो इसका मैं आपको चार्ट बताऊंगी जो कि बहुत सिंपल है, मैं भी बता देती हूँ। तो कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो कोई एफआईआर रजिस्टर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। अब कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस है? जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो एफआईआर होती है ना वो पुलिस ऑफिसर के पास होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर लिखता है और जो कंप्लेंट होती है ना ये मैजिस्ट्रेट करता है। तो जब भी एफआईआर होती है तो एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, और जब भी कंप्लेंट जो मैजिस्ट्रेट रजिस्टर करती है, अब कंप्लेंट कॉग्निजेबल की भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की भी हो सकती है, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो कंप्लेंट होती है ना वो मैजिस्ट्रेट खुद हैंडल कर सकता है। तो जब मैजिस्ट्रेट खुद हैंडल करता है ना तो पहले कंप्लेंट को एग्जामिन करता है, फिर उसका कॉग्निजेंस लेता है, उसमें इंक्वायरी करता है। तो इंक्वायरी का जो काम होता है वो मजिस्ट्रेट का होता है, समझ हैं? पहले मजिस्ट्रेट कंप्लेंट रजिस्टर करेगा, फिर वो देखेगा इंक्वायरी में क्या करता है, फिर वो एग्जामिन करेगा कि वो उसे मतलब वो कंप्लेंट लेने लायक है कि नहीं है, मतलब ऑफेंस एक्चुअली कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्जामिन करता है, उसका कॉग्निजेंस लेता है, फिर इंक्वायरी बैठती है कि इंक्वायरी करता है कि वो एक्चुअली ऑफेंस क्या था, कैसे कमिट हुआ, तो ऐसा रहता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। Investigation includes all proceeding under the Sanhita for the collection of evidence conducted by police officer. Obviously evidence collect करने के लिए करते हैं investigation police officer or by any other person other than magistrate. Magistrate तो inquiry करता है ना, तो वो इन्वेस्टिगेशन की पावर मैजिस्ट्रेट के पास नहीं होती, पर मैजिस्ट्रेट ये पावर किसी भी पर्सन को दे सकती है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करो। कोई भी पर्सन अपॉइंट कर सकती है, चाहे सीबीआई करे, चाहे कोई भी ईडी करे, कोई भी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए इस केस में। फिर इंक्वायरी का देख लेते हैं एक बार। एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड। अब ट्रायल, अपन ट्रायल में पढ़ेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये ट्रायल होता है ना, ये भी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है ये भी मजिस्ट्रेट ही करता है, बट ये ट्रायल में होता है। अब इंक्वायरी ट्रायल स्टार्ट होने से पहले होती है, ठीक है। इट इज डन बाय मजिस्ट्रेट अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल से पहले इंक्वायरी बिठाती है मजिस्ट्रेट। और जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग जो भी एविडेंसेस या कुछ भी स्टेटमेंट गवाह के, विटनेसेस के, वो ओथ पे लिए जाते हैं, वो होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब लोकल एरिया, लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में तो पता ही है, मजिस्ट्रेट और जो भी कोर्ट है उनका एक लोकल जुरिस्डिक्शन होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि इस मजिस्ट्रेट का ये एरिया है जुडिशियल। जैसे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, इनके एक एरिया डिफाइंड होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने बता ही दिया आपको। पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर पाए। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती।
पे छोटे मोटे केसेस होते हैं या फिर मतलब ज़्यादा हीनियस क्राइम्स नहीं होते। अब नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में जो आ जाता है वो नोटिफिकेशन होता है। ऑफेंस, ऑफेंस क्या होता है? कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि पनिशेबल होता है उस टाइम की लॉ से, मतलब अभी कोई लॉ प्रिवेल कर रहा है वो इस पनिशमेंट को पनिशमेंट बता रहा है। अब जैसे अडल्ट्री है, अब वो अडल्ट्री को लॉ ही हट गया तो अब ये लीगली चलती है अडल्ट्री, है ना, कोई इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है, तो वो क्राइम नहीं हुआ, वो ऑफेंस नहीं हुआ। ऑफेंस क्या? जो अभी के लॉ में जो भी क्राइम्स हैं वो ऑफेंसेस बोलते हैं, जो अभी लॉ प्रिवेल कर रहे हैं उनमें। फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब ऑब्वियसली वर्ड से समझ में आ रहा है कि वो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, बट अगर वो एब्सेंट हो तो कोई और उसकी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, कोई भी उसके नेक्स्ट लेवल पे हो तो वो ऑफिसर नेक्स्ट रैंक पे हो तो वो ऑफिसर उसकी ड्यूटी प्रिवेल कर उसकी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर सकता है, बट ही शुड बी अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसा भी बोलेगी कोई भी अदर पुलिस ऑफिसर को बना देगी वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। प्लेस की डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? देखो, जब कोई भी ऑफेंस कमिट होता है ना तो अपन ने पढ़ा था कि एफआईआर होती है पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर होगी, फिर एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट बनती है, तो ये पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, पुलिस ऑफिसर सबमिट करता है, फिर मजिस्ट्रेट इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेती है। तो ये प्रोसीजर होता है, पहले ऑफेंस कमिट हुआ, फिर एफआईआर फाइल हुई, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर पुलिस रिपोर्ट बनाती है उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, फिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। सो दिस इज द प्रोसीजर। पुलिस स्टेशन क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्लेस को पुलिस स्टेशन बना सकती है, किसी भी प्लेस नहीं, मतलब वहाँ पर सेटअप होता है ऑब्वियसली जहाँ पुलिस काम करती है। अब क्या हुआ? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये भी हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या हुआ है, सब बीएनएसएस में दिया गया है। तो ये बेसिक से समझ लो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो विक्टिम की साइड से, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल कोई विक्टिम है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपना एडवोकेट, तो उसको स्टेट की तरफ से देता है, या फिर स्टेट के अगेंस्ट कोई भी क्राइम किसी विक्टिम के अगेंस्ट हुआ, जैसे रेप केस हुआ या कुछ भी, मतलब एसिड अटैक हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा मानते हैं कि कोई भी क्राइम वो एक पर्सन इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, वो पूरी स्टेट के अगेंस्ट होता है, तो इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाता है विक्टिम को कि आपका केस हैंडल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। अब समन केसेस एंड वारंट केसेस में क्या डिफरेंस होता है? समन केसेस मतलब 2 साल से कोई भी नीचे वाले केस हैं, मतलब जिनकी पनिशमेंट 2 साल से कम है, वो होते हैं समन केसेस। और वारंट केसेस क्या होते हैं? जिनकी पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जिसमें डेथ भी आ गया, इम्प्रिजनमेंट भी आ गया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और 2 साल से ज़्यादा पनिशमेंट का इम्प्रिजनमेंट होता है। अब विक्टिम क्या होते हैं? जो जिसकी कोई भी लॉस और इंजरी सफ़र की गई होती है वो विक्टिम होते हैं अक्यूज के एक्ट से। सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स गार्जियन एंड लीगल हेयर ऑफ द विक्टिम। अब क्या होता है? एक स्कीम है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम। तो पहले क्या होता था, कोई भी फाइन वगैरह इम्पोज होता था, कोई भी मतलब कॉम्पनसेशन वगैरह, तो वो पब्लिक ट्रेजरीज में जाता था, बट अब क्या हो गया, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम आ गई है, तो विक्टिम के जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो फंड्स जाता है ना वो इस स्कीम्स के थ्रू जाता है। तो इसमें गार्जियन को भी कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है, जिसने ऑब्वियसली अगर कोई क्राइम है तो एक इंडिविजुअल तो सफ़र करता नहीं, पूरी फैमिली सफ़र करती है, तो इसलिए गार्जियंस को भी इंक्लूड किया गया है ताकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो दैट्स इट। बाकी मैं इसका वीडियो और बनाऊंगी जो आगे आने वाले सेक्शंस हैं। दिस इज़ ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट, इतना पहले समझ लो यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप पूर्ति कर देंगे। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।